नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 अपनी समाप्ति की ओर है और वर्ष 2023 आपके जीवन में नई खुशियां, नई रोशनी, नया सवेरा लेकर आने वाला है। सबसे पहले आप सभी को आने वाले वर्ष नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूं। आप भी ये जानने को बेचैन होंगे कि ग्रह गोचर के अनुसार नया वर्ष आपके जीवन में क्या क्या सुखद परिवर्तन लेकर आने वाला है। देखिए, ये समय बीते समय की घटनाओं, लाभों, हानियों की एनालिसिस करने का है और नए उत्साह के साथ नूतन वर्ष 2022 में प्रवेश करने का है। तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि पिछले वर्ष में आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई थीं, क्यों आई थीं। उसके बाद चर्चा करेंगे वर्ष 2023 के पहले 3 माह जनवरी, फरवरी, मार्च आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहे हैं। क्योंकि पूरे वर्ष का राशिफल एक साथ उस पर चर्चा करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत लंबा वीडियो बनेगा, इसलिए मैं केवल जनवरी, फरवरी और मार्च की चर्चा कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कब कब होगी धन की बरसात, कब बनेगा विवाह और संतान प्राप्ति का योग, नौकरी का योग कब बनेगा, प्रॉपर्टी वाहन खरीदने का योग कब बनेगा और कब कब ग्रह गोचर इस तरह का होगा जब आपको नौकरी या रोजगार का योग बनेगा, कब भाग्य आपका साथ देगा और कौन सा वो समय होगा जब आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बीते वर्ष 2022 के बारे में बताऊंगा कि पिछले वर्ष आपके जीवन में जो समस्याएं आई थीं, कब कब आई थीं और क्यों आई थीं। फिर चर्चा करेंगे 2023 के प्रारंभिक 3 महीनों के जनवरी, फरवरी और मार्च के बारे में। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2022 में कुछ कालखंड ऐसे थे जिसमें आपको ग्रहों के गोचर के कारण विशेष परेशानी झेलनी पड़ी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के गोचर के बारे में। 16 जुलाई से 17 अगस्त इस टाइम पीरियड में सूर्य का गोचर कर्क राशि में था और शनि का गोचर मकर राशि में। शनि और सूर्य दोनों एक दूसरे के आमने सामने। ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य को एक दूसरे का शत्रु माना जाता है। शत्रु की दृष्टि पड़ने से सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। शनि की दृष्टि पड़ने से जब सूर्य पीड़ित हुए तो चूंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, जब राजा ही पीड़ित हो तो क्या हुआ होगा। सूर्य पिता के कारक, तो पिता को कष्ट। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक, वहाँ भी स्थितियाँ अनुकूल नहीं रही होंगी। साथ ही साथ अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे थे, तो वहाँ भी स्थिति आपके प्रतिकूल रही होंगी। कार्यक्षेत्र में वर्कलोड बढ़ा होगा, अधिकारियों सहयोगियों का सहयोग नहीं मिला होगा और चूंकि शनि कर्म के कारक हैं, कर्म क्षेत्र के कारक हैं, अगर आपके पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, वेतन वृद्धि संबंधित कोई मामला था, उसमें भी रुकावट आई होगी। आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों से था, वो काम नहीं बना होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में बाधाएं आई होंगी और साथ ही साथ आप नेत्र कष्ट, हड्डियों के रोगों से, हार्ट प्रॉब्लम्स, पाचन तंत्र संबंधी रोग, सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो हमेशा हार्ट प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं और पाचन तंत्र संबंधी रोगों को जन्म देते हैं। साथ ही
आपके आत्मविश्वास में कमी आई होगी। लगातार तनाव रहने के कारण आप माइग्रेन के भी शिकार हुए होंगे। जहाँ तक शनि की बात है, अब शनि पहले से ही वक्री चल रहे थे, सूर्य की दृष्टि पड़ने से और भी पीड़ित हो गए। शनि कर्म के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, दशम और एकादश भाव के कारक होते हैं शनि। तो शनि के पीड़ित होने का सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ा। कार्यों की गति धीमी हुई, कार्यों में रुकावट आई, आपके मन में उत्साह की कमी आई और सबसे बड़ी बात कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से गुजरे होंगे। आर्थिक संकट भी आपने झेला होगा। शनि जन्य रोग, घुटनों के रोग, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में पीड़ा, वायु विकार, एनीमिया, पीलिया, इन सब बीमारियों से भी आप परेशान हुए होंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण घटना 2022 की रही वो है शनि का राशि परिवर्तन। 29 अप्रैल को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया और मकर राशि से राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर किया। कुंभ राशि में ही शनिदेव वक्री हुए और वक्री अवस्था में ही 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करके पुनः मकर राशि में आ गए। अब एक ऐसा ग्रह जो कि 2.5 वर्षों में राशि परिवर्तन करता है, अगर वही ग्रह 2.5 महीने में 2 बार राशि परिवर्तन कर ले तो स्वाभाविक है कि हर क्षेत्र में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिली होगी। व्यापार व्यवसाय के मामलों में, रियल एस्टेट के मामलों में और साथ ही साथ वो जातक जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी, जैसे धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, वो इससे विशेष प्रभावित हुए होंगे और व्यापार व्यवसाय में मंदी आई होगी। कार्य क्षेत्र में कार्यों की गति धीमी हुई होगी। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को तो मिला ही होगा, धन का संकट भी आपके लिए रहा होगा। तीसरा जो कालखंड जिसमें आपको सर्वाधिक कष्ट मिला होगा वो है 27 जून से लेकर के और 10 अगस्त। मंगल का गोचर था मेष राशि में और मेष राशि में ही राहु का भी गोचर था। मंगल और राहु का अंगारक योग बना। अंगारक योग क्या होता है? अंगारक वो योग होता है जो सब कुछ जला करके राख कर देने वाला योग होता है। इस योग के बनने से अचानक से आपके मन में बहुत अधिक क्रोध आया होगा। चूँकि राहु साथ हैं, राहु भ्रम पैदा करते हैं, राहु अविश्वास पैदा करते हैं, राहु अनजाना सा भय पैदा करते हैं। तो और राहु किसी भी चीज़ को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, एक्सट्रीम को शो करते हैं। तो आपका क्रोध जो है इतना अधिक बढ़ गया होगा कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होगा। क्रोध और उग्रता के कारण कोई ऐसी घटना घट गई होगी जिसके कारण आपका काम तो बिगड़ ही गया होगा, कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई होगी। अत्यधिक मानसिक तनाव और आर्थिक संकट की स्थिति से गुजरे होंगे। खर्च बेतहाशा बढ़ गया होगा। अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते आप परेशान हो गए होंगे। बने बनाए आपके प्लान बिगड़ गए होंगे। मित्रों से, सहयोगियों से, जीवन साथी से, बिजनेस पार्टनर से, पड़ोसियों से बिला वजह के तनाव की स्थितियां पैदा हुई होंगी, जिसके लिए बाद में आपको पछताना भी पड़ा होगा। और माता पिता के स्वास्थ्य में भी कमी देखने को मिली होगी। हो सकता है कि इस गोचर काल में आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। और इसके अलावा 2022 में 2 सूर्य ग्रहण घटित हुए। 30 अप्रैल
और 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण हुआ और साथ ही साथ 16 मई को और 8 नवंबर को 2 बार चंद्र ग्रहण हुआ। जब सूर्य पीड़ित, चंद्रमा पीड़ित, तो स्वाभाविक है कि आपको पीड़ा मिली होगी। अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं हुआ होगा। लेकिन वो जातक जिनके जीवन में शनि की, मंगल की, राहु की या फिर सूर्य के महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, उनके जीवन में इनमें से कुछ न कुछ घटनाएं अवश्य घटित हुई होंगी। और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइए बात करते हैं 2023 के बारे में। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और वर्तमान में जनवरी के महीने में 17 जनवरी तक शनिदेव का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। 17 जनवरी को शनिदेव आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर शश महापुरुष राजयोग बनाएंगे। आपके जीवन में शनि के 7.5 का दूसरा चरण शुरू होगा और मैं आपसे ये कहता हूँ कि शनि की 7.5 का ये जो दूसरा चरण है, ये आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होने जा रहा है। आने वाले 2.5 वर्ष आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली में केंद्र के भाव में, लग्न के भाव में अपनी ही राशि में बैठेंगे और शश महापुरुष राजयोग बनाएंगे। शश महापुरुष राजयोग इतना दुर्लभ राजयोग है कि किसी भी जातक की कुंडली में 2.5 वर्ष के लिए बनता है और उसके बाद फिर 30 वर्ष के बाद ही ये राजयोग उस जातक की कुंडली में बनता है। तो अगर आपने अपने आप को शनि के अनुसार ढाल लिया, शनि जो चाहते हैं अगर आपने वो किया, तो आप ये नोट कर लीजिए, शनि आपको इतना कुछ दे करके जाएंगे कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या करना है? शनिदेव को झूठ, कपट, छल, बेईमानी, धोखा, आलस्य, कामचोरी, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। आप इनसे दूर रहें। शनिदेव चाहते हैं कि आप किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। किसी भी निर्धन, असहाय, मजलूम, लाचार, दिव्यांग व्यक्ति की जितनी मदद हो सके उतनी आप मदद करें। सिर्फ इतना ही अगर कर लेंगे और कर्म क्षेत्र में पूरे परिश्रम के साथ कार्य करेंगे तो आपको शनि की 7.5 की अवस्था में बहुत कुछ मिलने जा रहा है। शनिदेव तपा करके आपको कुंदन बना देंगे। सोने से तपा करके कुंदन, तपे हुए सोने के जैसा आप निखर के आएंगे 2.5 साल के बाद, क्योंकि इन 2.5 वर्षों में आपको जीवन का हर तरह का अनुभव प्राप्त होने जा रहा है। कौन अपना है, कौन पराया है, कौन आपका सगा है, कौन आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़ा होता है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको होने जा रही है। और अपने अनुभव से और शनिदेव की कृपा से 17 जनवरी के बाद का जो अगला 2.5 वर्ष है, ये आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल देने जा रहा है। ग्रहों के गोचर की बात करें तो देवगुरु तो धन के भाव में ही गोचर करेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च में। राहु पराक्रम भाव में ही रहेंगे। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल चतुर्थ भाव में 13 मार्च तक रहेंगे, फिर राशि परिवर्तन करके पंचम में आ जाएंगे। 13 मार्च को जब मंगल पंचम में आ जाएंगे तो मंगल का ये गोचर छात्रों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन गर्भवती माताओं को थोड़ा सावधानी बरतनी होगी और वाहन चलाने में विशेष सावधानी बरतनी होगी। केतु की बात करें तो केतु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। ग्रहों के राजाधिराज सूर्य की बात करें, सूर्य और बुध लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ के भाव में 11वें भाव में सूर्य और बुध
अति विशिष्ट कारक होते हैं। 14 जनवरी तक सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। 14 जनवरी को सूर्य 12वें भाव में आ जाएंगे। इसके बाद 13 फरवरी को लग्न भाव में आ जाएंगे और 15 मार्च को धन के भाव में आ जाएंगे। ये रहा सूर्य का गोचर। बुध की बात करें तो बुध लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और 7 फरवरी को राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद 27 फरवरी को लग्न में आ जाएंगे और 16 मार्च को धन के भाव में आ जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, मरकरी 27/2 को आएंगे कुंभ राशि में, 16 मार्च को आएंगे मीन राशि में धन के भाव में। शुक्र की बात करें तो शुक्र 12वें भाव में विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं और 22 जनवरी को आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, शनि के साथ युति बनेगी। इसके बाद शुक्र 15 फरवरी को धन के भाव में और इसके बाद 12 मार्च को पराक्रम भाव में आ जाएंगे। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए बात करें कि धन का योग, विवाह का योग, संतान का योग, नौकरी का योग कब कब बनेगा। सबसे पहले धन के योग की बात करें तो धन के भाव के स्वामी देवगुरु हैं और धन के ही भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देवगुरु कामधेनु योग बना रहे हैं। धन का ही स्वामी धन के भाव में जब गोचर करता है तो प्रचुर मात्रा में धन देने में सक्षम होता है। धन आपको कहाँ से मिलेगा? धन आपको उन कार्यों से मिलेगा जो कि देवगुरु से संबंधित हैं। शिक्षा के क्षेत्र से, एज ए काउंसलर, वकालत के क्षेत्र से, या फिर आप धर्म अध्यात्म से जुड़े हैं, धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, कथावाचक हैं, या फिर आप धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, या आपका कोई शैक्षणिक संस्थान है, या आप ज्वेलर हैं, ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी बनाते हैं, या फिर आपको धन मिलेगा अपने निवेश से, वाणी के प्रभाव से, अपनी ज्ञान बुद्धि और विवेक से। तो देवगुरु तो आपको जनवरी, फरवरी और मार्च में लगातार धन प्राप्ति का योग बना रहे हैं। जहाँ विशेष योग की बात करें तो शुक्र का गोचर विदेश भाव में है और शुक्र 22 जनवरी तक विदेश भाव में गोचर करेंगे। शुक्र धन के कारक हैं। देखिए देवगुरु सिर्फ उतना ही धन प्रदान करते हैं जिससे कि आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, लेकिन शुक्र तो असीमित मात्रा में धन प्रदान करते हैं और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो विदेश से आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति कराएंगे शुक्र। कला के क्षेत्रों से आप संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य, लेखन, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो विदेश जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन करने का भी आपको अवसर मिल सकता है और आप विदेश से प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करेंगे। इसके बाद शुक्र आपके लग्न भाव में आ जाएंगे 22 जनवरी को और इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग बनेगा शुक्र और गुरु का। शुक्र 15 फरवरी को आ जाएंगे धन के भाव में और यहाँ पर देवगुरु भी गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है धन योग के बारे में। कुंडली का दूसरा भाव, 11वां भाव, दूसरे भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी अगर त्रिकोण के भाव के स्वामी के साथ संबंध बना लें, त्रिकोण का भाव होता है पंचम और नवम भाव और त्रिकोण के भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। तो अगर दूसरे या 11वें भाव के स्वामी का संबंध त्रिकोण के स्वामियों के साथ बन जाए तो प्रबल धन योग बनता है। अब यहाँ देखिए कि 15 फरवरी को शुक्र का गोचर होगा और शुक्र नवम भाव के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं और गुरु दूसरे भाव के स्वामी हैं। तो धन योग बना और यहाँ पर शुक्र और गुरु आपको 15 फरवरी से और 12 मार्च तक
प्रबल धन योग आपकी कुंडली में बनेगा। इसके अलावा पंचम के स्वामी हैं बुध, और बुध यहाँ पर 16 मार्च को आ जाएंगे। तो 16 मार्च से और 31 मार्च तक एक बार फिर से प्रबल धन योग आपकी कुंडली में बनेगा। 16 मार्च से 31 मार्च तक बुध और गुरु का दूसरे भाव और पंचम भाव के स्वामी एक साथ होंगे, दोनों की युति बनेगी। इस गोचर काल में आपको धन कहाँ से प्राप्त होगा? बुद्ध से संबंधित क्षेत्रों से, यानी जो जातक बुद्धि वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं, शिक्षक हैं, बैंकिंग सर्विसेज से जुड़े हैं, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से या एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हैं, या फिर ऐसे जातक जो मीडिया से जुड़े हैं, पत्रकारिता से जुड़े हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए धन का प्रबल योग बनेगा 16 मार्च से 31 मार्च के बीच। ज्योतिष में विवाह के कारक देवगुरु और शुक्र को माना गया है, और विवाह का भाव होता है सप्तम भाव। अब यहाँ पर देवगुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं। लाभ के भाव के स्वामी होकर के जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों ही महीने में धन के भाव में गोचर करेंगे। तो लाभ के भाव के स्वामी होने के नाते देवगुरु आपको हर तरह का लाभ देंगे, संतान का लाभ, विवाह का लाभ, शिक्षा का लाभ। तो देवगुरु की कृपा से तो आपके विवाह के योग तीनों ही महीनों में बनेंगे। अगर आपकी कुंडली में गुरु बलवान स्थिति में हैं तो विवाह का योग बनेगा, क्योंकि सप्तम के स्वामी जो हैं वो सूर्य हैं और सूर्य गुरु के मित्र हैं। तो पूरे ही 3 महीनों में विवाह के योग बनेंगे। लेकिन प्रबल योग की बात करें तो शुक्र हैं विवाह के प्रबल कारक, और शुक्र का गोचर लग्न के भाव में होगा 22 जनवरी को। तो 22 जनवरी के बाद जब शुक्र लग्न में आ जाएंगे और शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, उस समय विवाह का प्रबल योग बनेगा। इसके बाद शुक्र जो हैं वो सुख भाव के स्वामी हैं, तो आपके भौतिक सुखों में भी शुक्र वृद्धि करेंगे। शुक्र तीनों ही महीने में अच्छे भाव में हैं, 12वें भाव में जहाँ पर अति विशिष्ट कारक होते हैं, फिर लग्न में हैं, फिर इसके बाद धन के भाव में और फिर पराक्रम के भाव में। तो शुक्र आपके लिए बहुत ही शुभ रहेंगे, और शुक्र आपके लग्न के स्वामी शनि के मित्र हैं। तो शनि और शुक्र दोनों आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं। बशर्त यह है कि शुक्र और शनि आपकी कुंडली में मजबूत हों, या फिर आपके जीवन में शुक्र या शनि की अगर महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो तो विवाह आपका निश्चित रूप से हो जाएगा। खास करके उस टाइम पीरियड में जब शुक्र की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आपके जीवन में आएगी तो विवाह का प्रबल योग बनेगा। नौकरी की बात करें तो सरकारी नौकरी के जो कारक होते हैं वो होते हैं बुध, सूर्य और देवगुरु। जनवरी, फरवरी और मार्च में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के कई शुभ योग बन रहे हैं। देखिए 14 जनवरी तक बुध और सूर्य का गोचर एकादश भाव में है, और बुध और सूर्य दोनों की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है, और पंचम भाव होता है शिक्षा और संतान का। तो 14 जनवरी तक का समय शिक्षा और प्रतियोगिता की दृष्टि से बहुत ही शुभ रहेगा, सफलता आपको मिल सकती है। सूर्य की उपासना करें, और साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में सूर्य या बुध मजबूत हुए या इनकी महादशा या अंतर्दशा गतिमान हुई तो नौकरी का प्रबल योग बनेगा। ये चीज़ें आप अपनी जन्म कुंडली नेट से डाउनलोड करके जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप चेक करते चलिए। इसके बाद क्या होगा कि बुध का गोचर 7 फरवरी को हो जाएगा 12वें भाव में, 7 फरवरी, और जब 12वें भाव में होगा तो 7 फरवरी के बाद 27 फरवरी तक ये जो 20 दिन का समय है ये आपको विदेश में नौकरी प्राप्त करने का अवसर बनेगा। किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, या फिर प्राइवेट सेक्टर में, कंप्यूटर, आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट के क्षेत्र में
आपको जॉब मिल सकती है। और इस समय ये जो टाइम पीरियड है 7 फरवरी से और 27 फरवरी, अगर आप एफर्ट करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके बाद जो तीसरा योग बनेगा वो बनेगा 15 मार्च से 31 मार्च को। 15 मार्च को सूर्य लाभ के भाव में आकर देवगुरु के साथ युति बनाएंगे। सूर्य और गुरु दो ऐसे ग्रह जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजाधिराज और ग्रहों के महामंत्री की संज्ञा दी गई है। जब दोनों ग्रह एक साथ बैठे हों और धन के भाव में, तो धन कहाँ से मिलेगा? सूर्य के क्षेत्रों से, गुरु के क्षेत्रों से। सूर्य का क्षेत्र क्या है? सूर्य किसके कारक हैं? शासन प्रशासन, नौकरी, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा। गुरु क्या हैं? गुरु धर्म अध्यात्म के कारक हैं। तो अगर आप IAS IPS सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो 15 मार्च के बाद विशेष योग बन रहा है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काउंसलर के रूप में, वकालत के रूप में, लीगल एडवाइज़र के रूप में, फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में कार्य करना चाहते हैं तो वहाँ भी बेहतर योग बनेगा। और चूँकि बुध भी होंगे 16 मार्च को यहाँ पर, तो आप शेयर मार्केट के क्षेत्र में कार्य शुरू कर सकते हैं। शेयर ब्रोकर के रूप में आपको सफलता मिलेगी। और IT सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से, मनोरंजन के क्षेत्र से, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है और वहाँ पर आपको जॉब भी मिल सकती है। आप शेयर ब्रोकर के रूप में, बीमा एजेंट के रूप में अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। ये समय 15 मार्च से 31 मार्च, 14 जनवरी और 7 फरवरी, ये जो डेट्स हैं, इनमें नौकरी मिलने के प्रबल योग बनेंगे। व्यापार के कारक होते हैं बुध, शुक्र, शनि। अब बुध की बात करें तो बुध 7 फरवरी को 12वें भाव में गोचर करेंगे। विदेशी व्यापार से संबंध रखने वाले जातकों के लिए 7 फरवरी से 27 फरवरी तक का समय विशेष लाभ और उन्नति देने वाला होगा। इसके बाद बुध का गोचर 27 फरवरी को आपके लग्न भाव में होगा। यहाँ पर शनि का भी गोचर रहेगा। शनि और बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव से भी व्यापार का विचार किया जाता है। दशम का दशम होने के नाते सप्तम भाव भी व्यापार का भाव माना जाता है, विशेष करके पार्टनरशिप में व्यापार। और चूंकि 22 जनवरी को यहाँ शुक्र भी रहेंगे, अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, महिलाओं के सहयोग से अपने पत्नी के नाम से, माता के नाम से कोई व्यापार व्यवसाय आप शुरू करेंगे तो वहाँ आपको सफलता का योग बनेगा। साथ ही साथ शनि से संबंधित कोई कार्य आप शुरू कर सकते हैं। रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य, कंस्ट्रक्शन का कार्य या कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर आप अगर हैं तो उस क्षेत्र में आपके कार्य में बहुत बड़ी उछाल देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ चूँकि केतु का गोचर भाग्य भाव में है और केतु शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो अचानक से आपके व्यापार व्यवसाय में बहुत बड़ा उछाल तो देखने को मिलेगा ही। साथ ही साथ धन की भी प्रबल प्राप्ति के योग बनेंगे आपके जीवन में। जो जातक सैन्य क्षेत्र से, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस विभाग, मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हैं, उनके लिए, नौकरी के लिए, धन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए जो जिम्मेदार ग्रह है वो है मंगल। और मंगल 13 मार्च तक कुंडली के चतुर्थ भाव में हैं और चतुर्थ भाव में रहते हुए मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी और दशम के स्वामी भी हैं मंगल। 13 मार्च तक मंगल के प्रभाव से अगर आप सैन्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपकी रुचि है, या आप फायर रिलेटेड वर्क्स में हैं जाना चाहते हैं, या फिर आप गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो मंगल दशम के स्वामी होकर के
और सुख भाव में बैठे हैं। 13 मार्च तक मंगल आपके लिए नौकरी प्राप्त करने का, व्यापार व्यवसाय करने का भी, मंगल से संबंधित व्यापार व्यवसाय अगर आप करते हैं, आपका मेडिकल स्टोर है, पैथोलॉजी लैब है, आपकी कोई क्लिनिक है, आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, सर्जरी से जुड़े हैं, या गेम्स और स्पोर्ट्स बनाते हैं, या स्पोर्ट्स गुड्स बनाते हैं और उसका निर्यात करते हैं, तो इन सब स्थितियों में मंगल का गोचर बहुत ही शुभ रहेगा आपके लिए, क्योंकि मंगल दशम के स्वामी हैं, दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं और अष्टम दृष्टि लाभ के भाव पर भी डाल रहे हैं। कार्य क्षेत्र में उत्साह बढ़ेगा, परिश्रम से आप कार्य करेंगे, लाभ अर्जित करेंगे। जहाँ तक प्रॉपर्टी वाहन की बात है, इसके कारक शनि होते हैं और मंगल होते हैं। मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था शनि मंगल के नवम पंचम योग के बारे में। 17 जनवरी तक शनि और मंगल का नवम पंचम का योग बनेगा। देखिए 17 जनवरी तक शनि 12वें भाव में है। आप यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, तो शनि से पंचम में है मंगल और मंगल से नवम में है शनि, तो दोनों ही एक दूसरे से त्रिकोण के भाव में हैं। और जब दो ग्रह त्रिकोण के भाव में होते हैं, एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं, एक दूसरे के बल को बढ़ा देते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि आपके लिए प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का प्रबल योग बनेगा। और साथ ही साथ शुक्र का गोचर 12वें भाव में है और 22 जनवरी तक शुक्र भी 12वें भाव में रहेंगे। शुक्र से भी शनि और मंगल का नवम पंचम योग बनेगा, तो आप घर की सुख सुविधा के साधन क्रय कर सकते हैं, घर आप डेकोरेट कर सकते हैं, घर में एसी, फ्रिज, एलईडी इस तरह की चीज़ें खरीद सकते हैं। महिला हैं तो ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक, श्रृंगार प्रसाधन, ये चीज़ें क्रय करेंगी। आप नया घर ले सकते हैं, नए घर बनाने की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आप पुराने घर का विस्तार भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उस कालखंड की जहां पर आपको सावधान रहना है। तो बीच में ही मैंने आपसे चर्चा की थी कि 13 मार्च को मंगल पंचम भाव में आ जाएंगे, तो ये संतान के लिए थोड़ा कष्टकारी होगा। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी, और चूंकि मंगल की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी, चतुर्थ दृष्टि, तो वाहन चलाते समय भी आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। इसके बाद 13 फरवरी को सूर्य आपके लग्न में आ जाएंगे और यहाँ शनि के साथ सूर्य की युति बनेगी। अब सूर्य और शनि की जो युति है, ये दो तरह से काम करती है। आपको शासन प्रशासन में उच्च पद भी दिला सकती है, शासन प्रशासन में आपको बहुत बड़ा लाभ भी दे सकती है। इसके अलावा शनि और शत्रु को, चूंकि सूर्य को एक दूसरे का शत्रु माना जाता है, जब दोनों एक साथ बैठेंगे तो आपके मन में मानसिक अशांति, चिंता और साथ ही साथ शनि से संबंधित बीमारियां भी आपको दे सकते हैं। तो उस गोचर काल में आपको सावधान रहना है, सूर्य का और शनि का उपाय करते रहना है। अब आप अपनी जन्म कुंडली नेट से डाउनलोड करिए, जो मैंने योग बताए हैं वो चेक कीजिए, ग्रहों का अंश बल देखिए। ग्रहों का अंश बल अगर 12 डिग्री से और 18 डिग्री के बीच है तो ग्रह मजबूत हैं, आपको पूरा फल देंगे। ग्रह अगर कमज़ोर होए तो ग्रहों का उपाय कीजिए। दूसरी बात, आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है उसका उपाय अवश्य कीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए।
इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर यह है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है, तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना
किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंग भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव, और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।